वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम फिर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने एचआर का। अभी तक हमने एचआर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, रोल है, नेचर, स्कोप था, वो कर लिया था। फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कर ली थी। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। जहाँ पर भी आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो, एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन और योर बिजनेस। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर कौन से थे बच्चे? हमारे इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स थे जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रैटेजीज़, उसका कल्चर। तो जो ये वाले सब चीज़ें ये इंटरनली अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने क्या पढ़े थे बेटा पहले भी? एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे क्या होते हैं? आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं और जब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो इस में भी दो तरीके के फैक्टर्स हैं बेटा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड। देखो बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या कह रहा है वो? एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट पे आपके परसिस्ट करते हैं और आपकी ह्यूमन रिसोर्स को अफेक्ट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन से? इंटरनल फैक्टर्स जो आपके ह्यूमन रिसोर्स को अफेक्ट करते हैं। ये मैं नहीं आपको बताऊंगी, आप खुद पढ़ेंगे, बहुत बार हम ये सब पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो कह रहा है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला टॉपिक, अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे जब आप अपना पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके लिए भी। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। फर्स्ट इज़ कल्चर डाइवर्सिटी, सेकंड इज़ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, थर्ड इज़ लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड फोर्थ इज़ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। देखो बेटा अगर ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊं कल्चर डाइवर्सिटी क्या होता है। अभी मैं इंडिया में हूँ, इंडिया का कल्चर इज़ डिफरेंट। जब मैं यूएस में काम करने के लिए जाऊँगी, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगी, देयर वर्क कल्चर इज़ डिफरेंट। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, जब मैं इंडिया में काम कर रही हूँ तो वर्क फोर्स मेनली क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इंडियंस को ही करेगा, थोड़े बहुत बाहर के लोगों के। वहाँ पर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। बट इफ़ आई एम गोइंग आउटसाइड, आई विल बी द न्यू टू देयर एनवायरनमेंट, आई हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देम। तो ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी हो गया कि कहाँ कहाँ के लोग आकर साथ में काम कर रहे हैं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लैंग्वेज स्पोकन इन माई कंट्री एंड लैंग्वेज स्पोकन इन अदर कंट्रीज आर डिफरेंट। तो ये बहुत बड़ा एक डाइवर्सिटी होती है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स को जिसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। लास्ट इज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, कि आपको किस चीज़ में आपको पे किया जा रहा है, इंडियन करेंसी में, यूएस डॉलर्स में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज होता है। लोग बाहर जाना पसंद करते हैं कि उनको बच जाता है बहुत सारा पैसा, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा वहाँ पर कमा लेते हैं, पर वहाँ पर उसी हिसाब से जो कॉस्ट है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स इन योर कंट्री अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के अंदर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा कल्चर डाइवर्सिटी एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में इतना ही है कि लैंग्वेज चेंज हो जाना, एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कल्चर डाइवर्सिटी से। कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर फर्स्ट है बेटा आपका इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। देखो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर की यहाँ पर बात की गई है। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म का मतलब होता है कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ इंडिविजुअली सोचते हैं, इंडिविजुअली काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए ग्रुप के साथ अफेक्शन होना, ग्रुप में काम करना उनको नहीं समझ आता है कुछ कुछ कल्चर्स में। एंड कुछ कल्चर में दे प्रेफर डूइंग वर्क इन अ ग्रुप। उनको लगता है कि मैं अपने आप से पहले अपने ग्रुप को आगे रखूँगा, जो मेरे ग्रुप के लिए अच्छा होगा मैं वो करूँगा। दे फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स रेदर देन ऑन देमसेल्फ। पर इंडिविजुअलिज्म में दे लाइक टू वर्क इंडिविजुअली, उनका अपने ऊपर फोकस होता है, अपने आप की ग्रोथ के ऊपर फोकस होता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी ओरिएंटेशन। कुछ कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो अथॉरिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर उनके ऊपर पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ ऑर्डर है तो वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू देम। बट कोई कोई कल्चर ऐसा होता है कुछ कंट्रीज़ का जहाँ पर अथॉरिटी को डिसलाइक किया जाता है और कुछ हद तक ही वो चाहते हैं कि उनके ऊपर अथॉरिटी को रूल आउट किया जाए, उससे एक लाइन मेंटेन हो, बस उससे ज़्यादा उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर स्टेबिलिटी। कुछ कुछ नेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उतना प्रेफर किया जाएगा। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं तो किसी और में, उसमें नहीं तो किसी और में, तो उनको एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं होता कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे इंडियंस, हमारा कल्चर कैसा है, वी गो फॉर स्टेबिलिटी, कि हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में गए तो हमें जॉब सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग चाहिए। नेक्स्ट इज मटेरियलिज्म। कुछ कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देम। बट कुछ कंट्रीज़ का कल्चर ऐसा होता है जो वो मटेरियलिस्टिक कल्चर नहीं होता, दे आर इमोशनली अटैच टू द प्लेस वेयर दे आर वर्किंग। वो उनका एक फैमिली बन जाता है और वो उसको उसी तरीके से लेकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पर। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, कि कौन कौन कंस्टिट्यूट करता है हमारे एम्प्लॉयज़ में, कौन कौन किस किस कल्चर का है। फर्स्ट इज पेरेंट कंट्री नेशन। पेरेंट कंट्री नेशन का मतलब होता है कि वर्कफोर्स जो है जिस कंट्री में की कंपनी है उसी कंट्री का है। मतलब इंडियन कंपनी है, इंडिया में ही उसका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जब मैं काम कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, होम कंट्री हो जाएगी, ठीक है। होस्ट कंट्री नेशनल। होस्ट कंट्री नेशनल का मतलब होता है अगर मैं बाहर जाकर काम कर रही हूँ तो जिस कंट्री में जाकर मैं काम कर रही हूँ वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, होस्ट कंट्री हो जाएगी। तो वहाँ पर कल्चर और डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना, मुझे वहाँ के लोगों के साथ जाकर काम करना है, उनके कल्चर में मुझे एडजस्ट करना है, उनके वर्कफोर्स के साथ मुझे एडजस्ट करना है। थर्ड कंट्री नेशन का मतलब है ना तो उस कंट्री में मेरा कोई ऑफिस है, ब्रांच है, ना ही हेडक्वार्टर है, मैं किसी थर्ड कंट्री में जाकर काम कर रही हूँ। होम एंड होस्ट कंट्री होते हैं। होम कंट्री हेडक्वार्टर मेरी ही कंट्री में है, होस्ट कंट्री हेडक्वार्टर होस्ट कंट्री में है। थर्ड नेशन कंट्री ना तो उस कंट्री में मेरा हेडक्वार्टर है ना ही कुछ है, बस वहाँ पर मुझे शिफ्ट कर दिया गया वहाँ की ब्रांच में काम करने के लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं थर्ड कंट्री नेशन। जब हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये 3 टर्म्स आती हैं बेटा जो हमें पता होनी चाहिए, एक्सपेट्रिएट, इनपैट्रिएट एंड रीपैट्रिएट। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेट्रिएट क्या होता है, जब मुझे भेजा गया है दूसरी कंट्री में काम करने के लिए तो मैं क्या हूँ, एक्सपैट्रिएट हूँ, ठीक है। इनपैट्रिएट, जब होस्ट कंट्री का बंदा मेरी कंट्री में, होम कंट्री में काम करने के लिए आएगा तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, इनपैट्रिएट। देखो समझो, एक्सपैट्रिएट में क्या है, मैं यहाँ से गई बाहर काम करने के लिए, तो यहाँ से इंडिया के लिए मैं क्या हो जाऊँगी मेरा बच्चा, एक्सपैट्रिएट। और यूएस के लिए मैं क्या हो जाऊँगी, इनपैट्रिएट, क्योंकि मैं वहाँ आई हूँ। दूसरी तरीके से समझो, यूएस का बंदा यहाँ आता है काम करने के लिए, मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, इनपैट्रिएट। यूएस वालों के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपैट्रिएट। समझ आ गया बेटा। अब जब मैं बाहर गई थी, मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मैं वहाँ काम करके आई, वहाँ के वर्कफोर्स के साथ काम किया, अब मैं वापस आ गई, वापस अपनी कंट्री के कंपनी में मेरे को काम दे दिया गया, तो मैं क्या कहलाऊँगी, रीपैट्रिएट। क्लियर हो गया। जब हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो हम कहलाते हैं एक्सपैट्रिएट। जब बाहर का कोई बंदा हमारी कंट्री में आता है तो वो कहलाता है इनपैट्रिएट। जब हमारे यहाँ से जो बंदा गया था, जब उसको वापस बुला लिया जाता है अपनी कंट्री में, अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो वो कहलाता है रीपैट्रिएट। ये सारे ब्रैकेट्स में जब नोट्स बना रहे हो, वीडियो को पॉज कर करके ये सब चीज़ें ब्रैकेट में लिख लो। और अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है, जल्दी से लिखो। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है, लिखो। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक्सपैट्रिएट क्या होता है, इनपैट्रिएट क्या होता है और रीपैट्रिएट क्या होता है। फटाफट से इन सब के आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक और बात, जो ये वाला आपका चैप्टर है, इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबल HRM प्रैक्टिसेस। ये वाला भी मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अंदर क्या है,
कि किस तरीके से हम HRM को यूज़ करते हैं ग्लोबली। देखो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में यूज़ करते हैं। जब हम बाहर से लोगों को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हमें HRM चाहिए होता है। उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें HRM चाहिए होता है। फिर उनकी परफॉर्मेंस को जज करके हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। उनका कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे बेटा चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें आगे वही सब चैलेंजेस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन योर फर्स्ट चैप्टर। चलिए बेटा फटाफट से ये कीजिए और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका रिस्पॉन्स दीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बेटा, टेक केयर।